कि लंदन में साल भर हल्की हल्की बारिश क्यों होती रहती है। या न्यूजीलैंड में इतनी शीप क्यों है? मतलब फॉर एवरी सिंगल पर्सन देयर आर 20 शीप। एग्जैक्टली और बिलीव इट और नॉट, इन दोनों सवालों का जवाब एक ही चीज में छिपा है, एक बहुत ही स्पेशल क्लाइमेटिक टाइप। तो इससे पहले कि हम इस इंटरेस्टिंग मौसम की गहराइयों में उतरे, एक छोटा सा काम करना है। हाँ दोस्त, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक ठोको और हाँ, आगे के सभी अमेजिंग नॉलेज सेशंस के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। रेडी हो? आज हम एक्सप्लोर करने वाले एक बहुत ही कूल टॉपिक, द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, जिसे पॉपुलर लैंग्वेज में ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। आज की हमारी चर्चा का लर्निंग मैप कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हम क्लाइमेट को समझेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और इसके सीजन्स कैसे होते हैं। फिर हम यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन और उसकी यूनिक कमर्शियल वैल्यू को जानेंगे। उसके बाद हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, फ्रॉम फार्मिंग टू फिशिंग, सब कुछ। और फिर we'll dive into specialized agriculture, market gardening, mixed farming and sheep rearing. और लास्ट में हम दो सुपर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की कहानी सुनेंगे, potatoes and sugar beet. So let's get ready for a deep exploration. Let's start. Broad micro theme: understanding the cool, temperate western margin climate, from weather patterns to economic powerhouses. तो चलो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ मिलता है ये क्लाइमेट? बेसिकली ये वो कूल टेम्परेट रीजन्स है जो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन्स पर होते हैं और साल भर वेस्टर्लीज विंड्स के परमानेंट इन्फ्लुएंस में रहते हैं। इसलिए यहाँ बहुत साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है, राइट? चाहे साल का कोई भी टाइम हो। That's the classic British type climate for you. हाँ, अब इस क्लाइमेटिक टाइप को ब्रिटिश टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन का सबसे टिपिकल फीचर है, पर ये सिर्फ ब्रिटेन तक लिमिटेड नहीं है। तो चलो देखते हैं ये और कहाँ है। देखो, इसका एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा रीजन है परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज। ये विंड्स वेस्ट से आती हैं, ओशन से ढेर सारा मॉइस्चर उठाकर लाती हैं, राइट? यूरोप में ब्रिटेन से शुरू होकर ये क्लाइमेटिक बेल्ट नॉर्थ वेस्ट यूरोप के लो लैंड्स तक दूर अंदर तक फैला हुआ है। इसमें आते हैं नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न फ्रांस, बेल्जियम, द नेदरलैंड्स, डेनमार्क, वेस्टर्न नॉर्वे और नॉर्थ वेस्टर्न आइबेरिया। ओके, सो यूरोप में काफी इनलैंड है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में एक ट्विस्ट है ना? हाँ, बिल्कुल। यहाँ द हाई रॉकीज माउंटेन्स एक्ट एज अ ह्यूज बैरियर। वो इन मॉइस्ट वेस्टर्लीज को इनलैंड आने से रोक देते हैं। वेट अ मिनट, अगर ये यूरोप में इतना इनलैंड जाता है तो नॉर्थ अमेरिका में क्यों नहीं? व्हाट्स द लॉजिक? एकदम सही सवाल। द हीरो और विलन हियर आर द रॉकीज। ये हाई माउंटेन्स एक जायंट वॉल की तरह खड़े हैं जो मॉइस्ट वेस्टर्ली विंड्स को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा। यूरोप में ऐसी कोई कंटिन्यूअस नॉर्थ टू साउथ हाई माउंटेन रेंज नहीं है, इसलिए द विंड्स कैन ट्रैवल फार इनलैंड। सिंपल है। गॉट इट। और सदर्न हेमिस्फीयर का क्या? सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लाइमेट सदर्न चिली, टास्मेनिया और न्यूजीलैंड के ज्यादातर पार्ट्स, स्पेशली साउथ आइलैंड में एक्सपीरियंस किया जाता है। वहाँ इसका नेचर मोर मैरीटाइम क्यों है? व्हाट डज दैट इवन मीन? गुड क्वेश्चन। मोर मैरीटाइम का मतलब है ओशन का इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कम है और पानी बहुत ज्यादा। तो पानी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है? एग्जैक्टली। सो ओशन का मॉडरेटिंग इफेक्ट, मतलब न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, बहुत स्ट्रांग है, मेकिंग द क्लाइमेट इवन मोर स्टेबल। इसीलिए इसका एक और नाम है नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट। बिल्कुल। To memorize is North West European Maritime Climate and British Type Climate the exact same thing? I think so, हाँ। They are two names for the same climatic type. दूसरा नाम बस इसके strong oceanic influence को highlight करता है। Perfect. Memory hack. Maritime equals marine equals ocean's influence. समझे? समझ गया। Can you quickly list 3 regions with this climate? One from each continent mentioned? जरूर। यूरोप से ले लो डेनमार्क, नॉर्थ अमेरिका से ब्रिटिश कोलंबिया और सदर्न हेमिस्फीयर से टास्मेनिया। इसे मैप पर विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा। और ये हमेशा वेस्टर्न मार्जिन्स पर ही क्यों होता है? Why not ईस्टर्न? क्योंकि इन लैटिट्यूड्स में डोमिनेंट विंड्स हैं वेस्टर्लीज, जो वेस्ट से ईस्ट बहती हैं। तो वो अटलांटिक या पैसिफिक ओशन से मॉइस्चर उठाकर सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट पर ही तो टकराएंगी और बारिश करेंगी। लॉजिक एकदम क्लियर है। Makes perfect sense. So, let's practice this. Now, pause and practice saying. The British type climate, also called the Northwest European Maritime Climate, is found on the western margins of continents in cool temperate latitudes under the permanent influence of the westerlies. In short, this climate is found in specific coastal western areas like NW Europe and British Columbia due to year-round westerly winds. चलो, अब आते हैं टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ना गर्म ना ठंडा। इस क्लाइमेट का सिग्नेचर फीचर है इसका इक्वेबल टेम्परेचर, मतलब साल भर मौसम आरामदायक रहता है, ना एक्सट्रीम समर्स ना एक्सट्रीम विंटर्स। हाँ, लंदन का एग्जांपल लेते हैं। वहाँ का वार्मेस्ट मंथ यानी जुलाई का एवरेज टेम्परेचर है 63 डिग्री फ़ारेनहाइट, अराउंड 17 डिग्री सेल्सियस, और कोल्डेस्ट मंथ जनवरी का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 4 डिग्री सेल्सियस। सो एनुअल टेम्परेचर रेंज सिर्फ 24 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 13 डिग्री सेल्सियस है। अपनी लैटिट्यूड के हिसाब से ये बहुत कम रेंज है। जब हम कूल टेम्परेट सुनते हैं तो लगता है ठंडा होगा, पर यहाँ के विंटर्स सरप्राइजिंगली माइल्ड होती हैं। चलो इसके पीछे का साइंस समझते हैं। 2 मेजर फैक्टर्स इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, द वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और द प्रेवलेंस ऑफ साउथ वेस्टर्लीज। राइट। व्हाट इज दिस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एग्जैक्टली? एक सिंपल एनालॉजी में समझा सकती हूँ? बिल्कुल। इमेजिन द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज लाइक अ जायंट हॉट वाटर बॉटल फॉर वेस्टर्न यूरोप। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको से गर्म पानी लाता है और यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट को सर्दियों में जमने से बचाता है। इट्स अ नेचुरल सेंट्रल हीटिंग सिस्टम फॉर द कॉन्टिनेंट। कूल ना? वेरी कूल। अब ये बताओ, व्हाई इज द एनुअल टेम्परेचर रेंज सो स्मॉल? फॉर एग्जांपल दिल्ली में तो रेंज बहुत ज्यादा होती है। Excellent question. The key is the oceanic influence.
पानी जमीन के कंपैरिजन में धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। सिंस ये रीजन समुद्र के पास है, द ओशन एक्ट्स लाइक अ जायंट टेम्परेचर रेगुलेटर। तो गर्मी में कोस्ट को ठंडा रखता है और सर्दी में गर्म। बिल्कुल। Delhi is far from the sea, so it has a continental climate with extreme temperatures. So if heat waves are welcome, does it mean it's usually cloudy? You got it. इस क्लाइमेट में ओवरकास्ट स्काईज काफी कॉमन है, स्पेशली इन विंटर। इसलिए जब कुछ दिन लगातार धूप निकलती है तो लोग उसे बहुत एंजॉय करते हैं। Okay, so what causes the unusual cold spells? Where does this cold air come from? ये कोल्ड एयर आती है इंटीरियर से, लाइक फ्रॉम रशिया और साइबेरिया इन विंटर। जब हाई प्रेशर सिस्टम वहां बिल्ड होता है तो वो ठंडी ड्राई हवा को वेस्ट की तरफ पुश करता है, जो इन नॉर्मली माइल्ड रीजन्स को टेम्पररीली फ्रीज कर देती है। Interesting. To remember the key temperature feature, what's one word I should associate with it? The word is equable. Equable matlab stable, moderate, not extreme. Just remember, British type climate equals to equable temperature. Perfect. चलो practice करते हैं. Now pause and practice saying the British type climate has an equable temperature with a small annual range, moderately warm summers and fairly mild winters thanks to the North Atlantic drift. In short, this climate has moderate temperatures all year round, avoiding extremes of heat or cold due to strong oceanic influence. अब बारिश की बात करते हैं. Precipitation drizzle all year round. इस क्लाइमेट की पहचान है adequate rainfall throughout the year. यहाँ कोई ड्राई सीजन नहीं होता, बारिश कभी भी हो सकती है। Example के लिए, Western slopes of the Southern Alps in New Zealand. यहाँ साल में 200 इंच तक बारिश हो जाती है। वाओ। और उसके दूसरी तरफ रेन शैडो एरिया में कैंटरबरी प्लेन पर सिर्फ 25 इंच। ये रिलीफ का पावर है। तो लंदन की इमेज हमेशा एक ग्रे रेनी सिटी की होती है। इसके पीछे का रीजन यही प्रेसिपिटेशन पैटर्न है। हाँ, द रेन बेरिंग विंड्स आर द वेस्टर्लीज कमिंग फ्रॉम द अटलांटिक ओशन। ये मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं जो साल भर बारिश लाती हैं। Why is there a winter or autumn maximum for rainfall? गर्मियों में ज्यादा इवेपोरेशन नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट। गर्मियों में कन्वेक्शनल रेन हो सकती है, बट इस क्लाइमेट में बारिश का मेन सोर्स है साइक्लोनिक डिप्रेशंस। ये लो प्रेशर सिस्टम्स विंटर और ऑटम में ज्यादा एक्टिव और फ्रीक्वेंट होते हैं, इसलिए इन सीजन्स में बारिश थोड़ी ज्यादा होती है। ओके। और कैन यू एक्सप्लेन orographic rain in a simple way? बिल्कुल। इमेजिन अ मॉइस्ट विंड इज अ कार ड्राइविंग ऑन अ फ्लैट रोड। जब सामने एक पहाड़ आता है तो कार को ऊपर चढ़ना पड़ता है। सेम वे विंड इज फोर्स्ड टू राइज। और जब हवा ऊपर जाती है वो ठंडी होती है। बिल्कुल। कॉन्डेंसेशन होता है, क्लाउड बनते हैं और बारिश हो जाती है। दैट्स orographic रेन। So is the rainfall very heavy like a monsoon downpour? जनरली नो। मॉनसून की तरह हैवी डाउनपोर नहीं होता। यहाँ बारिश अक्सर लाइट ड्रिजल या स्टेडी रेन के फॉर्म में होती है, जो घंटों या दिनों तक चल सकती है। इसीलिए ड्रिजल ऑल ईयर राउंड कहते हैं। And why does rainfall decrease as we move eastwards? Because the westerly winds lose their moisture as they travel overland. जब तक वो ईस्ट में पहुंचती हैं, उनका ज्यादातर पानी वेस्टर्न एरियाज में बरस चुका होता है। Got it. कोई memory hack for precipitation? हाँ, याद रखो DOW. Distributed throughout the year, orographic influence is high, winter maximum. DOW. Simple? Nice one. Let's practice. Now pause and practice saying precipitation is adequate and reliable throughout the year with a slight winter maximum, and it decreases eastwards from the coast. In short, this climate ensures consistent, year-round rainfall, often as light drizzle, with mountains greatly affecting local amounts. चलो अब सीजन्स की बात करते हैं। The seasons 4 distinct flavors. दूसरे टेम्परेट रीजन्स की तरह यहाँ भी 4 अलग-अलग सीजन्स होते हैं। A cool, moist winter, a refreshing spring, a mild, pleasant summer, and a crisp autumn. हाँ, फॉर एग्जाम्पल विंटर में स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स या अमेरिकन रॉकीज पर हैवी स्नोफॉल होती है। ये स्नो समर में मेल्ट होकर ग्लेशियर्स को फीड करती है। यहाँ के सीजन्स एक्सट्रीम नहीं होते, बल्कि एक स्मूथ ट्रांजिशन फील कराते हैं। हर सीजन का अपना एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होता है। और इसके पीछे का रीजन है द चेंजिंग एंगल ऑफ द सन, बट ओशियनिक इन्फ्लुएंस इंश्योर्स नन ऑफ देम बिकम टू हार्श। If winters are mild, why do highlands get heavy snow? ग्रेट क्वेश्चन। इट्स अबाउट एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर गिरता है। सो इवन इफ द सी लेवल टेम्परेचर इज अबव फ्रीजिंग, से 5 डिग्री सेल्सियस, ऊपर माउंटेन्स में वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हो सकता है। इसलिए लोलैंड्स में रेन होती है और हाईलैंड्स में स्नो। समझ गया। What are passing depressions that cause rainy days in winter? Depressions are simply low pressure weather systems or cyclones. They form over the Atlantic and are pushed towards Europe by the westerlies. They bring clouds, wind and a lot of rain. Winter में ये ज्यादा कॉमन होते हैं। और foggy and misty mornings, why are they a winter feature? विंटर में रातें लंबी और ठंडी होती हैं। अगर हवा में मॉइस्चर है, जो यहाँ हमेशा होता है, और हवा शांत है, तो जमीन के पास की हवा ठंडी होकर कंडेंसेशन पॉइंट तक पहुंच जाती है, जिससे फॉग या मिस्ट बनती है। So are the seasons of equal length? Roughly, yes. Unlike tropical regions with just wet and dry seasons, here you get a proper, 3-month split for each of the 4 seasons. ये temperate climates का hallmark है। So to summarize, winter character in 3 words. Cloudy, rainy and mild. ये 3 words winter को best describe करते हैं। Perfect. Let's practice. Now, pause and practice saying, the British type climate has 4 distinct seasons, with mild, rainy winters featuring heavy snow only in the highlands.
In short, this climate offers 4 clear and mild seasons, with winters being characteristically cloudy, damp, and cool rather than severely cold. अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पर, नेचुरल वेजिटेशन, द डिसिजुअस फॉरेस्ट्स। इस क्लाइमेटिक टाइप की नेचुरल वेजिटेशन है डिसिजुअस फॉरेस्ट्स। डिसिजुअस ट्रीज वो होते हैं जो कोल्ड सीजन में अपनी लीव्स शेड कर देते हैं, मतलब पतझड़। आपने मूवीज में देखा होगा, ऑटम में पूरे फॉरेस्ट ऑरेंज, येलो और रेड लीव से भर जाते हैं, वो डिसिजुअस फॉरेस्ट्स ही होते हैं। कॉमन ट्रीज यहाँ के हैं ओक, एल्म, एश, बर्च, बीच एंड पॉपलर। और यहाँ के जंगल इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जैसे डेंस और डार्क नहीं होते। दे हैव अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर एंड अ मच हायर कमर्शियल वैल्यू। The key challenge for trees here is not heat or lack of water, but surviving the winter snow and frost. इसीलिए shedding leaves एक adaptation है। Why exactly do they shed their leaves? Is it just about the weight of the snow? Snow का weight एक factor है, but a bigger reason is to conserve water and energy. Winter में जमीन जम जाती है, so roots पानी absorb नहीं कर पाती। और लीव से ट्रांसपिरेशन यानी वाटर लॉस होता रहता है। Exactly. To prevent drying out, tree अपने leaves गिरा देता है and goes into a dormant state, like hibernation. Smart, isn't it? Very smart. Are these forests very diverse, with thousands of species like the Amazon? Not at all. That's a key difference. Temperate deciduous forests have a much lower species diversity. आपको एक ही एरिया में oak, birch, beech के पूरे stands मिल जाएंगे। What's the difference between an oak and a maple? Just curious. Oak trees are known for their strength and their unique lobed leaves and acorns. Maple trees are famous for their distinct palmate, hand-shaped leaves, and for producing maple syrup, especially in North America. In India, we also have deciduous forests. Are they the same? Good question. इंडिया में tropical deciduous और monsoon forests हैं। वो भी leaf shed करते हैं, but to survive the dry season, not the cold season. So the reason is different. यहाँ हम temperate deciduous forests की बात कर रहे हैं। How can I remember the names of a few trees? Any trick? Of course, just remember the acronym BEAM. Birch, elm, ash, maple. ये 4 common trees हैं। BEAM. BEAM. Got it. Let's practice. Now, pause and practice saying. The natural vegetation is temperate deciduous forest where trees like oak and birch shed their leaves in winter as an adaptation against frost. In short, the native vegetation here is deciduous forest, where trees shed leaves in winter to survive the cold and frost. Okay, so now let's talk about why these forests are moneymakers. Vegetation characteristics and commercial value. Unlike the tangled mess of equatorial forests, deciduous forests occur in pure stands and have an open nature with sparse undergrowth. ये फीचर्स इनको कमर्शियली बहुत वैल्यूएबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेस्मेनिया में टेम्परेट यूकेलिप्स को लंबरिंग इंडस्ट्री के लिए एक्सटेंसिवली काटा जाता है। क्योंकि वो प्योर स्टैंड्स में मिलते हैं, उन्हें हार्वेस्ट करना आसान और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो एक जंगल की वैल्यू सिर्फ उसके ट्रीज से नहीं, बल्कि इस बात से भी होती है कि उन ट्रीज को निकालना कितना आसान है। यहाँ deciduous forests स्कोर करते हैं। What does pure stands mean in practice for a logging company? It means if a company wants oak wood, they can go to a specific area and find almost only oak trees. They don't have to waste time and money cutting down 10 other unwanted trees to get to one oak tree, जैसा कि rainforests में होता है। It's super efficient. और why is there sparse undergrowth here? Rainforests में तो इतनी झाड़ियां होती हैं। 2 रीजंस है। पहला, टेम्परेट रीजन्स में इतनी इंटेंस सनलाइट और बारिश नहीं होती जो अंडरग्रोथ को सपोर्ट करे। दूसरा, हर साल गिरने वाली लीव्स एक थिक लेयर बना लेती हैं जो नीचे छोटे प्लांट्स को उगने से रोकती हैं। You mentioned conifers at high altitudes. Why can they survive colder temperatures better? Conifers have amazing adaptations. उनकी नीडल लाइक लीव्स होती हैं जिससे वाटर लॉस कम होता है। उन पर एक वैक्सी कोटिंग होती है जो फ्रॉस्ट से बचाती है, और उनका कॉनिकल शेप स्नो को इजीली स्लाइड ऑफ होने देता है ताकि ब्रांचेस टूटे ना। They are the ultimate survivors of the cold. So is all deciduous wood hardwood? Yes, botanically, wood from deciduous trees is classified as hardwood, जैसे oak, maple, जबकि wood from conifers is softwood, जैसे pine. Hardwood is generally denser and more durable. So what is the key takeaway for the commercial value of these forests? The key takeaway is accessibility and uniformity. The forests are easy to access and the trees are uniform. This combination makes them highly profitable. Makes sense. Let's practice that. Now, pause and practice saying, deciduous forests have high commercial value because they occur in pure stands with sparse undergrowth, making logging operations easy and cost-effective. In short, these forests are commercially valuable due to their uniform tree species and open nature, which simplifies logging. अब आगे बढ़ते हैं. Economic development from forests to factories. In regions में, a very large part of the original deciduous woodlands has been cleared for fuel, timber और agriculture. इसके कारण ये regions अब highly industrialized हैं और food crops के net importers हैं। ब्रिटेन में आज ओरिजिनल फॉरेस्ट का सिर्फ 4% बचा है. Most of the land is now used for cities, industries and farms. तो climate और vegetation ने यहाँ के economic development की नींव रखी। हाँ, with a favorable climate and fertile land, agriculture thrived. This supported a growing population, which in turn fueled industrialization. If they have good land for agriculture, why are they net importers of food? ये थोड़ा confusing है। सवाल बहुत अच्छा है. इसके 2 मेन रीजंस हैं. पहला, the population is very dense. इतना ज्यादा फूड प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है. और दूसरा, लैंड ज्यादा वैल्यूएबल है कैश क्रॉप्स या इंटेंसिव फार्मिंग के लिए, रादर देन जस्ट ग्रोइंग व्हीट.
इसलिए सस्ता व्हीट इंपोर्ट करना और अपनी लैंड को हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए यूज करना मोर प्रॉफिटेबल है। Only 4% forest left in Britain. That sounds ecologically bad. हिस्टोरिकली येस, इट वॉज मैसिव डिफॉरेस्टेशन। आजकल एफर्ट्स हो रहे हैं रिफॉरेस्टेशन के, बट ये फिगर हमें बताता है कि डेवलपमेंट की कीमत एनवायरमेंट को चुकानी पड़ती है। इट्स अ क्लासिक डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट डिबेट। Why is fishing so important specifically in Britain, Norway and British Columbia? इन तीना जगहों में कुछ कॉमन है. Long indented coastlines which provide good harbors, shallow continental shelves near the coast which are rich in fish food, and a historical tradition of seafaring. इसलिए फिशिंग इनकी इकोनॉमी का एक नेचुरल और इंपॉर्टेंट पार्ट है. What kind of industries are we talking about when we say unprecedented industrial advancement? We are talking about the birth of the Industrial Revolution. Textile mills, iron and steel factories, shipbuilding, engineering goods, ये सब इन्हीं regions में शुरू हुआ और फैला। So the main economic identity of this region is what? The main identity is being a highly industrialized food importer. ये लाइन सब कुछ summarize कर देती है। Let's get that down. Now, pause and practice saying, despite having agriculture, Northwest Europe is a net food importer due to its dense population and high level of industrialization. In short, these regions cleared their forests for agriculture and industry, becoming so developed that they now import a significant amount of their food. तो अब आते हैं स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर पर. सबसे पहले मार्केट गार्डनिंग, सप्लाइंग द कॉन्क्रीट जंगल्स. मार्केट गार्डनिंग एक स्पेशल टाइप की फार्मिंग है जो लार्ज अर्बन पॉपुलेशंस के पास प्रैक्टिस की जाती है। इसमें हाई वैल्यू पेरिशेबल क्रॉप्स जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स को इंटेंसिवली ग्रो किया जाता है। हाँ, इसका बेस्ट एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट यूरोप है. नीदरलैंड से बल्ब्स ऑफ फ्लावर्स और डेनमार्क से एग्स और बेकन यूरोप के सारे मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स में परफेक्ट कंडीशन में भेजे जाते हैं. बड़े शहरों में रहने वाले लाखों लोगों को फ्रेश सब्जियां और फ्रूट्स मार्केट गार्डनिंग से मिलते हैं। बिल्कुल. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा और शहर बड़े हुए, उनके आसपास फ्रेश प्रोड्यूस की डिमांड भी बढ़ी. मार्केट गार्डनिंग इसी डिमांड को पूरा करने के लिए इवॉल्व हुई. सो व्हाई इज इट कॉल्ड ट्रक फार्मिंग? डू दे ग्रो ट्रक्स? नहीं नहीं, ट्रक यहाँ ओल्ड इंग्लिश वर्ड ट्रकल से आया है, जिसका मतलब होता है टू बार्टर और एक्सचेंज. बेसिकली ये वो क्रॉप्स थे जो मार्केट में एक्सचेंज या सेल के लिए ग्रो किए जाते थे. और आजकल हम इसे लिटरल मीनिंग से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि प्रोड्यूस को ट्रक से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एग्जैक्टली. व्हाई आर द फार्म्स स्मॉल? बड़े फार्म्स ज्यादा एफिशिएंट नहीं होंगे? नॉट नेसेसरीली इन दिस केस, क्योंकि ये फार्मिंग बहुत इंटेंसिव है, इसमें बहुत ज्यादा केयर और अटेंशन की जरूरत होती है। स्मॉल फार्म्स को मैनेज करना आसान होता है, प्लस शहरों के पास जमीन महंगी होती है, इसलिए बड़े फार्म्स अफोर्डेबल नहीं होते। What are podzolic soils? Sounds very technical. सिंपल वर्ड्स में, पोडजोलिक सॉइल्स थोड़ी एसिडिक होती हैं और टेम्परेट फॉरेस्ट्स के नीचे डेवलप होती हैं। नेचुरल स्टेट में ये बहुत फर्टाइल नहीं होती, बट फार्मर्स इनमें लाइम और फर्टिलाइजर्स डाल के इन्हें हाईली प्रोडक्टिव बना लेते हैं। So, is market gardening possible without a good transport network? एब्सोल्युटली नॉट। ट्रांसपोर्ट इज द बैकबोन ऑफ मार्केट गार्डनिंग। अगर आपके पास टमाटर्स हैं जो पहले दिन खराब हो जाएंगे, तो उन्हें मार्केट तक तेजी से पहुंचाना सबसे जरूरी है। विदाउट फास्ट ट्रक्स एंड गुड रोड्स इट वुड फेल। Memory hack for the factors of market gardening. Just remember SLIT. Small farms located near cities, intensive cultivation, transport is key. SLIT. SLIT. Perfect. Now let's practice. Now pause and practice saying, market gardening or truck farming is the intensive cultivation of perishable crops on small farms near large urban centers relying on excellent transport. In short, this is a type of intensive farming near cities that provides fresh produce like vegetables and flowers made possible by great transport. Next up, mixed farming, the best of both worlds. मिक्स्ड फार्मिंग जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी सिस्टम है जहां फार्मर्स दोनों काम करते हैं. एरेबल फार्मिंग यानी प्लाउड लैंड पर क्रॉप्स उगाना और पेस्टोरल फार्मिंग यानी ग्रास मेडोज पर एनिमल्स रखना. ब्रिटेन और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में एक फार्मर अपने खेत के एक हिस्से में वीट उगा सकता है कैश सेल के लिए और दूसरे हिस्से में फोडर क्रॉप्स अपनी कैटल के लिए. दिस इज मिक्स्ड फार्मिंग. बेसिकली फार्मर्स के लिए सारे एग्स एक ही बास्केट में रखना रिस्की होता है। मिक्स्ड फार्मिंग इस रिस्क को कम करने का एक ब्रिलियंट तरीका है। हाउ डज मिक्स्ड फार्मिंग हेल्प मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी? ग्रेट क्वेश्चन। इसके दो तरीके हैं। पहला, एनिमल मैन्योर एक एक्सीलेंट नेचुरल फर्टिलाइजर है। दूसरा, क्रॉप रोटेशन। फार्मर एक साल सीरियल उगाते हैं और अगले साल उसी खेत में फॉडर क्रॉप जैसे क्लोवर उगाते हैं। क्लोवर जैसी क्रॉप्स सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, जिससे सॉइल रिचार्ज हो जाती है। Why is wheat grown mainly for home consumption? Why not export? अ मैसिव पॉपुलेशन। नॉर्थ वेस्ट यूरोप इतना डेंसली पॉपुलेटेड है कि वो जितना भी वीट उगाते हैं वो उनके अपने लोगों का पेट भरने के लिए ही काफी नहीं होता, इसलिए उन्हें और इंपोर्ट करना पड़ता है। I've heard of Frisian cows. What's special about them? फ्रीजन या होल्स्टाइन फ्रीजन काउज अपनी ब्लैक एंड व्हाइट मार्किंग से इजीली पहचानी जाती हैं। दे आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्रोडक्शन डेयरी एनिमल्स। बेसिकली दे आर सुपरस्टार्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। Wow. And why is barley used for beer and whiskey? क्योंकि बार्ले के ग्रेन्स को जब जर्मिनेट किया जाता है तो वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को मॉल्टिंग कहते हैं। फिर यीस्ट इस शुगर को फर्मेंट करके अल्कोहल बनाता है। इसलिए बार्ले, बियर और विस्की का बेस इंग्रेडिएंट है। So what is the main advantage of mixed farming for a farmer? द मेन एडवांटेज इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर एक साल फसल खराब हो गई तो वो एनिमल से इनकम जनरेट कर सकता है। अगर एनिमल्स में कोई बीमारी आ गई तो क्रॉप्स उससे बचा लेंगे। इट्स अ सेफ्टी नेट। Got it. Practice time. Now pause and practice saying,
Mixed farming combines arable farming, crops like wheat and barley, and pastoral farming, animals like dairy cattle, for greater economic stability and soil fertility. In short, this farming system cleverly combines growing crops and raising animals, which is more stable and sustainable for farmers. अब आगे बढ़ते हैं तो something very picturesque. Sheep rearing, wool and mutton. Sheep rearing is well developed in some parts of the British type of climate. यहाँ कुछ world famous sheep breeds पाली जाती हैं for both mutton and wool. हाँ, और the best example is New Zealand. वहाँ इसका concentration Canterbury Plain में सबसे ज्यादा है. It has been estimated that for every New Zealander, there are 20 sheep. Imagine that, green, grassy hills पर घूमती हुई fluffy sheep की image इस climate से बहुत जुड़ी हुई है. बिल्कुल, यहाँ की mild, moist climate grass growth के लिए perfect है, जो sheep के लिए ideal food है. Why was sheep rearing pushed to less favored areas in Britain? What does that mean? लेस फेवर्ड एरियाज मतलब वो जमीन जो क्रॉप्स उगाने के लिए उतनी अच्छी नहीं है, या तो स्लोप ज्यादा है या सॉइल पतली है. जमीन पर प्रेशर बढ़ा तो बेस्ट फ्लैट फर्टाइल लैंड को हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए यूज किया गया. और sheep जो ऐसी difficult terrain पे भी survive कर सकती हैं, उन्हें इन hilly areas में shift कर दिया गया. It's an economic decision. What does dual purpose breed mean? It means the sheep is bred to be good at producing both high quality meat, mutton, and a good quantity of wool. So farmers get two products from one animal. It's more profitable. 20 sheep per person in New Zealand, how is that even possible? इसके कई factors हैं. Extensive green pastures, a small human population, a favorable climate, scientific breeding और एक strong export market. इन सब ने मिलकर न्यूजीलैंड को sheep paradise बना दिया. What are limestone scarplands? ये basically ridges या hills होते हैं जो limestone rock से बने होते हैं. इनकी soil thin और well drained होती है, जो grass growth के लिए अच्छी है, but intensive cropping के लिए नहीं. Sheep के grazing के लिए perfect. So, is Britain still a major sheep producer? Yes, it is still a very important producer, especially for high-quality breeds and lamb. But in terms of sheer numbers and export volume, New Zealand has surpassed it. Understood. Let's practice. Now, pause and practice saying. Sheep rearing for dual-purpose breeds like South Downs is important in Britain and is the chief occupation in New Zealand, especially on the Canterbury Plain. In short, raising sheep for wool and meat is a major activity here, especially in New Zealand, and it often takes place on lands not suitable for crops. अब हम दो बहुत ही important crop की बात करेंगे. पहले, other agricultural activities, the humble potato. Cool temperate regions की domestic economy में potatoes एक prominent food crop है. ये लाखों लोगों के लिए wheat या bread को supplement करने वाला staple food है. For example, यूरोप में annual potato production का almost 2/3 हिस्सा produce होता है. Poland, Germany, France and the UK are the major producers. आलू इतना common कि हम इसकी importance भूल जाते हैं, पर इन regions के लिए ये एक super crop है. What is this blight disease? It sounds serious. It is very serious. Blight is a fungal disease that spreads rapidly in warm, humid conditions. It rots the leaves and the potato tubers, destroying the entire crop within days. The Great Irish Famine of the 1840s was caused by potato blight. Oh wow. How can a potato yield more food than wheat from the same piece of land? It's about calorific yield. Potatoes produce more edible energy, yani calories, per unit area of land compared to most grains. They are very efficient at converting sunlight and nutrients into dense, starchy tubers. How is industrial alcohol made from potatoes? The process is similar to making alcohol from barley. Potatoes are rich in starch. They are cooked to break down the starch into sugars. Then yeast is added to ferment these sugars into alcohol. This alcohol is then distilled to make spirits like vodka. And why is a cooler northerly latitude preferred for potatoes? Primarily to avoid blight, which thrives in warmth and humidity. The cooler, less humid conditions of the north are less favorable for the fungus to grow and spread, leading to healthier crops. So, if I want to remember the importance of the potato in Europe, what's a good way? Think of it as Europe's safety net crop. जब ग्रेन की फसल कम होती थी तो पोटैटो लोगों को भूख से बचाता था. It's a high yield, versatile safety net. Excellent. Let's practice. Now pause and practice saying, potatoes are a staple food in cool, temperate regions, providing high yields and having multiple uses, from food and animal fodder to industrial alcohol. In short, the potato is a super crop in this climate because it produces a lot of food, grows well in cool weather, and can be used for many things. और अब आखिरी topic, other agricultural activities. Sugar from a root. Beet sugar एक और interesting crop है, जो almost exclusively Northwestern Europe और USA के कुछ parts में मिलता है. ये sugar cane का एक alternative है, जो temperate climates में उग सकता है. The first beet sugar factory in Europe was established in 1801. इसके पीछे एक fascinating historical reason है. हाँ, जब हम sugar के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में sugar cane आता है, जो tropical crop है. तो यूरोप में sugar कैसे बनती थी? The answer is sugar beet. So, Napoleon is responsible for sugar beet. That's a fun fact. Yes, in a way, Napoleon Bonaparte actively promoted the cultivation of sugar beet in France and other parts of Europe to counter the British blockade. He saw it as a strategic move. So, a war for territory led to an agricultural revolution. History is amazing, na? It really is. Why is a dry and sunny autumn so important for sugar yield? During the growing season, the beet plant's leaves do photosynthesis and produce sugar. ये sugar root में store होती है. A dry and sunny autumn signals the plant to stop growing leaves and focus all its energy on storing more sugar in the root.
और अगर बारिश होती रहेगी तो प्लांट लीव्स ग्रो करता रहेगा और रूट में शुगर कंटेंट कम हो जाएगा। Exactly. Is beet sugar different from cane sugar? Taste में या chemically? Chemically, refined sugar from both sources is identical. It's pure sucrose. So, एक बार प्रोसेस हो जाने के बाद आप टेस्ट में डिफरेंस नहीं बता सकते। The difference is only in the source plant. Why have attempts to grow it in the wetter west been unsuccessful? वहाँ तो British climate है। Remember, British climate has many variations. The extreme west is too wet. ज्यादा बारिश शुगर कंटेंट को डाइल्यूट कर देती है और रूट रॉट डिजीजेस को बढ़ावा देती है। इसे एक बैलेंस चाहिए, adequate rain for growth, but a dry period for sugar concentration. तो what is the memory hack for sugar beet? Simple. Think Napoleon's sweet revenge. The crop's rise is tied to Napoleon's fight against the British blockade. It was his sweet revenge on the British Navy's control of the seas. Haha, brilliant. Let's practice that. Now pause and practice saying, the cultivation of beet sugar in Europe started during the Napoleonic Wars as an alternative to cane sugar and requires a dried, sunny autumn for the highest yield. In short, sugar beet farming began in Europe out of historical necessity during a war, providing a local source of sugar for temperate climates. Wow. What an incredible तो journey. ये थी कहानी of the cool temperate western margin climate. हमने देखा कैसे westerly winds, North Atlantic drift और समुद्र का असर मिलकर एक यूनिक एनवायरनमेंट बनाते हैं. Let's do a quick recap. Broad micro theme. Understanding the cool temperate western margin climate. From weather patterns to economic powerhouses. हमने देखा कि यहाँ का क्लाइमेट इक्वल होता है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, with year round rain. यहाँ के natural vegetation deciduous forests हैं जो pure stands में होने के कारण commercially बहुत valuable हैं. इस रीजन का इकोनॉमिक मॉडल हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जो एग्रीकल्चर के साथ साथ फिशिंग पर भी डिपेंड करता है और फूड इंपोर्ट करता है. और हमने यहाँ की स्पेशल फार्मिंग टेक्निक्स भी सीखी, शहरों के लिए मार्केट गार्डनिंग, स्टेबिलिटी के लिए मिक्स्ड फार्मिंग और ग्रासलैंड्स पर शीप रेयरिंग. फाइनली हमने पोटैटोज और शुगर बीट की अमेजिंग स्टोरीज भी जानी. और अब सुनने वालों के लिए कुछ कंटेंट प्रोब्स. ये 6 सवाल हैं. ट्राई टू आंसर देम योरसेल्फ टू सी हाउ मच you've learned. Explain the role of the Rockies in limiting the British type climate in North America. Compare the commercial value of deciduous forests with equatorial forests in 2 key points. What is truck farming and why is it so successful in Northwest Europe? Describe the 2 main components of mixed farming. Why did sheep rearing in Britain move to less favorable areas? What historical event led to the rise of beet sugar cultivation in Europe? Or here's a simple challenge for you दोस्त. Pick one economic activity we discussed, जैसे market gardening या sheep rearing, और try करो उसके connection को British type climate के साथ just 60 seconds में explain करने का. अपने फोन पर रिकॉर्ड करो, see if you can do it. मजा आएगा एंड कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. So that was our deep exploration of the British type climate. Cool था ना? अगर तुम्हें मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करो. कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा फेवरेट फैक्ट क्या था और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना. हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए इक्वली फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ. तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस.